महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में मतदान किया और इसके बाद उन्होंने जनता से मुद्दों पर और बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की। सुनिए। प्रतिनिधियों को चुनना ये मतदाता का काम है और इसलिए उसका वो महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसलिए हम लोग कहते हैं 100% मतदान करो, मुद्दों पर मतदान करो, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। और इसलिए हर चुनाव व्यक्ति वगैरह न देखते हुए, माहौल न देखते हुए, अपना कर्तव्य इस नाते हर मतदाता के लिए अहम ही होता है, होना चाहिए। वहीं एनसीपी नेता और बारामती से उम्मीदवार अजीत पवार का कहना है कि महाराष्ट्र में अनुच्छेद 370 मुद्दा ही नहीं है, यह विकास और बेरोजगारी मुद्दा है। डिफरेंस से जीत के आया हूं, उसका आज तक का जो भी हमारा लीड था उससे ज्यादा इस चुनाव में मैं जीत के आने जरूर आऊंगा। बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र में भी जो इश्यूज हैं, खासतौर पर 370 या नेशनलिज्म या इकोनॉमी को लेकर, वो सब इश्यूज यहाँ पर मैटर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे। हमने शुरू में ही और लोगों ने भी बताया, सोशल मीडिया में 370 का मुद्दे पे ऊपर बहुत ट्रोल किया। आपने अगर देखा होगा तो बहुत ट्रोल किया। वो इश्यू है ना, लेकिन किसके लिए है? देश के लिए है। जम्मू कश्मीर और अपना लद्दाख, उस एरिया के लिए वो इश्यू था और दूसरी बार वो जीत के आए हैं, उनका गवर्नमेंट हुआ है और उसके लिए उन्होंने जो डिसीजन लेना चाहिए था वो लिया है। तो अभी महाराष्ट्र का चुनाव है। महाराष्ट्र के चुनाव में जो महंगाई का मुद्दा है, जो हमारे फार्मर्स खुदकुशी कर रहे हैं, करीबन 16,000 फार्मर्स ने इस 5 साल में खुदकुशी की है, वो मेन इश्यू है। और देखिए, दादरी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बबीता फोगाट भी वोट डालने के लिए निकली और इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। लोगों ने मुझे बोला भी था, टोंट भी कसे थे कि इतना सम्मान प्यार आपको नहीं मिलेगा जितना आपको कुश्ती के अंदर मिला है। लेकिन मेरा दिल कहता था कि अगर हम सच्चे भाव से अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो लोग आप पे भरोसा करते हैं। और मैं लोगों के बीच में गई, जिस तरह का मुझे सहयोग, मुझे आशीर्वाद मिला है, मेरे बड़े बुजुर्गों का, सभी का बहुत सम्मान के साथ हर किसी ने मेरा स्वागत किया है। मुझे लगा ही नहीं कब मैं कुश्ती से मैं राजनीतिक में कदम रखी और इतनी आगे बढ़ गई। सर से अब सुबह बात हो रही थी मेरी, उन्होंने बताया कि शुरू से आपके अंदर में सीखने का एक अलग जज्बा था। जी, को देखा आपने, उनसे सीखा। अब राजनीति के जो दाव पेच हैं वो भी आपने सीखा? बिल्कुल सीखे हैं, पिताजी से भी सीखे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे बहुत प्रभावित थी। उनके मैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उनके मैं भाषण जो मैं सुनती थी और उनकी हर एक चीज, एक्टिविटी या जो मैं हमेशा उनको नोट करती थी। और आज मुझे गर्व है कि मैं उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए मैं अपने देश की और अपने क्षेत्र की सेवा करूंगी। कभी कभी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आगे चल रही हैं और जिनके ऊपर आपको लगता है कि जनता का सपोर्ट आपको मिलेगा? देखिए, मुद्दे देखिए, लोगों के जो हमारे क्षेत्र का जो विकास रुका है उसको बढ़ाना है और क्षेत्र का विकास करना है, लोगों की सेवा करनी है, चाहे वो पानी की समस्याएं हो, चाहे वो खेलों को बढ़ावा देने के लिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हो, तो सबको अच्छा करना है, शिक्षा में सुधार लेके आना है, सारी चीजें जो ग्राउंड लेवल से जुड़ी हैं उनको सुधारना है। काफी साल बीजेपी का एक स्टैंड रहा है कि बहुत क्लियर कट पॉलिटिक्स होती है, क्लियर पिक्चर होती है। पड़ोसी देश पाकिस्तान से जब भी कुछ ऐसा था, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, तो उस दिन सब चीजों को देखकर आप कैसे रिएक्ट करना चाहिए? मैं यही रिएक्ट करना चाहूंगी कि एक महान भारत देश को महान यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं, तो आज हमें गर्व होता है और खुशी होती है कि हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि जो सबसे पहले जिनके लिए देश सर्वोपरि है। क्योंकि आज तक हमारे लिए भी देश सर्वोपरि रहा है हमेशा से, और जब भी हमारे देश के ऊपर कोई आंख उठा के देखता है तो वो उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारे देश के लिए हमें गर्व महसूस कराता है और यही स्ट्रेटजी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जीत के बाद पहला कदम क्या होगा बबीता का? हाँ जी, तो देश सबसे ऊपर रहा है सभी के लिए और बबीता फोगाट ने भी ये बात कही। इसके अलावा
थोड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही है नरेंद्र मोदी के उन्हें नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है और इसके अलावा अभिभूत भी दिखाई दी क्योंकि लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। मेरे सहयोगी करनाल से यतेंद्र इस वक्त जुड़े मेरे साथ। यतेंद्र, बबीता फोगाट को अभी हमने बोलते हुए सुना, राजनीति में थोड़ी कच्ची दिखाई दी मुझे क्योंकि उन्होंने बोलते बोलते ये भी कह दिया कि क्षेत्र का विकास रुका हुआ है, उसे आगे बढ़ाना है। इसके अलावा भी तमाम तरीके की जो दिक्कतें हैं उन्होंने खुद ही गिना दिया। 5 साल से तो बीजेपी की सरकार है। देखिए, बिल्कुल 5 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कई मतदाताओं का और खासकर कई नेताओं का यह भी कहना है कि जो विकास काम जरूर हरियाणा में हुए, लेकिन कहीं कहीं कुछ क्षेत्र, कुछ फील्ड, कुछ एरिया ऐसे रह गए हैं जहां पर अभी भी काफी जरूरत है विकास काम की। और खासकर विपक्षी जरूर इस तरह का आरोप लगाते हैं कि जहां जहां बीजेपी नहीं जीती है वहां वहां काम कम हुआ है। हालांकि बीजेपी सरकार की तरफ से यही दावा किया जाता रहा है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है? लोग क्या बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं? लाइन लगती हुई आपको दिखाई दे रही है क्या सुबह सुबह? देखिए, बिल्कुल लोग लगातार आ रहे हैं। अब मैं आपको मतदान केंद्र, जो करनाल का मतदान केंद्र है, वहां से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरह से लोगों का लगातार आना शुरू। और मैं एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूंगा कि किस तरह का जोश, किस तरह का जज्बा यहाँ के मतदाताओं में आप देख सकते हैं। ये एक मतदाता है, प्रीतम इनका नाम है। पहली बार विधानसभा में ये वोट डाल रही है। हालांकि इससे पहले लोकसभा चुनाव जो 2019 के हुए वहां तब इन्होंने वोट डाला था। ये पहली बार ही आपका विधानसभा में? यस सर। तो क्या ये चोट कैसी आई आपको? सर, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी 3 दिन पहले, इसी वजह से हड्डियों पे चोट लगी जिससे वो टूट ही गया था। लेकिन दिक्कतें तो काफी आ रही होंगी आपको वोट डालने में। क्या मना नहीं किया घर वालों ने कि चोट लगी आप मत ना जाइए वोट डालने? ये तो हक है हमारा, मना करने की क्या बात है इसमें। वोट डालने तो हक है हमारा, कोई इसमें कुछ कह नहीं सकता। फैमिली से भी। और देखिए, ये जनता का उत्साह है जो दिखाई दे रहा है सुबह के वक्त ही, और खास करके जो नौजवान है उनका यहाँ पर उत्साह दिखाई दे रहा है। यतेंद्र, दोबारा हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन पूरा पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तो रुख उनका भी कर लेते हैं। अनु जी, सवाल आपसे मेरा, बबीता फोगाट को तो बोलते हुए आपने सुनाई, और एक और मेरा सवाल, क्योंकि हमने मोहन भागवत को भी बोलते हुए सुना। उन्होंने कहा कि मुद्दों के ऊपर वोट डालें। अब मुझे ये बताइए कि अहम मुद्दा कौन सा है, किसे हम अहम मुद्दा माने? बेरोजगारी को क्या अहम मुद्दा नहीं माना जाए? राष्ट्रवाद के ऊपर वोट डालो, ये अमित शाह ने ट्वीट करके भी कह दिया। ट्वीट में उन्होंने कहा कि विकास और राष्ट्रवाद, इसके ऊपर वोट डालो। देखिए, सर्वोपरि मेरा भी है एक महाराष्ट्र जो मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। पैदाइश से आज तक इसने मुझे अपनाया, मुझे पढ़ाई लिखाई दी, जीवन दिया, व्यवसाय दिया। और एक हरियाणा जो मेरे पूर्वजों की धरती है, जहां से मेरा परिवार पहले आया था। मैं समझता हूं फिर एक बार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में और मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा में बहुत भारी बहुमत से अंदाजा ये आ रहा है कि यहां तो शायद 225 सीट पार हो जाएगी शिवसेना भाजपा की युति की सीटें। हरियाणा में 75 पार जो हमने लक्ष्य रखा था वो आज देखने को मिल रहा है। दोनों राज्यों में डबल इंजन की तरह तेज गति से विकास हुआ है। दोनों राज्यों में भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार सरकारें चली हैं। दोनों राज्यों में एक दृढ़ निश्चय के साथ मजबूत नेतृत्व केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्यों में हमारे दोनों कर्मठ कर्तृत्ववान मुख्यमंत्रियों ने दिया है। मुझे विश्वास है महाराष्ट्र की जनता, मेरे प्रिय मुंबईकर भारी संख्या में आज बाहर निकलेंगे, अपना मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों के लिए कमल पर बटन दबाएंगे, शिवसेना के सभी उम्मीदवारों के लिए धनुष बाण पर बटन दबाएंगे और दिखाएंगे कि ईमानदार सरकार, प्रगतिशील और विकास से प्रेरित नेतृत्व हमें प्रिय है। हम उसको और बल देना चाहते हैं और शक्ति देना चाहते हैं। मलाबार हिल के तो
माननीय आमदार मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जो मुंबई के भी अध्यक्ष है भाजपा के, अपने आप में एक मिसाल है, जिन्होंने दशकों तक। चलिए, तो पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे, पूरी तरह से आशान्वित दिखाई दे रहे हैं। और हम 70 पार की बात कर रहे थे, 75 पार भी वो कह रहे हैं। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, 225 से ज्यादा सीट वहां भी आ रही है उनकी, पूरी तरह से आशान्वित है। अनु जी, बात आप अपनी पूरी कीजिए, फिर उसके बाद संजीव जी का रुख करूंगा। देखिए, मेरा भी यही कहना है, ये वास्तविकता सच है। इस देश का युवा समझता है और जानता है, क्योंकि कहीं न कहीं राष्ट्र के लिए हमें निर्भर रहना चाहिए और राष्ट्र की ही सेवा हमें देखना चाहिए। और रही बात, अब पूर्व में 5 साल सरकार, रोजगार छोड़ दें, हरियाणा में 5 साल रही भाजपा की सरकार, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जो जिन्होंने देश के लिए सब अंतर्राष्ट्रीय खेल में मेडल लेकर आए हैं, ऐसे ऐसे हमारे हरियाणा के लोग जो पहलवान हैं, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राष्ट्रीय सर्वोपरि देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में आके वो चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात रोजगार, मतलब मैं ये मान करके चलूं कि सबसे ऊपर आप राष्ट्रवाद को रख रहे हैं, भले बैंक आपका पैसा वापस न करे, भले रोजगार किसी को मिले या न मिले, मैं ये मानूं कि आरएसएस ये कर रही है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट डालो। देखिए, मैं बताता हूं, 5 साल में अभी कांग्रेस की सरकार, भाजपा की जो सरकार 5 साल रही है, और पूर्व में आपने देखा होगा काफी बदलाव भी आया है, ऐसा नहीं है, काफी बदलाव आया है। पूर्व में तो आपने देखा होगा हरियाणा बिल्कुल खोखला हो चुकी थी जब से भारतीय जनता पार्टी सर अपनी बात करें ना, बबिता फोगाट ने तो देखिए अभी आपके सामने आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने तमाम कमियां गिना दी कि इस मुद्दे के ऊपर काम करना है, जो विकास रुका हुआ है उसके ऊपर काम करना है। मैं नहीं कह रही हूँ, बबिता फोगाट को आपने खुद बोलते पुरानी कहावत है, जब बहुत बड़े गड्ढे खुद जाते हैं तो उन्हें भरने में कहीं ना कहीं समय लगता है। तो आप देख लेंगे, और आपने देखा भी होगा पूर्व में काफी बदलाव भी आया है, और धीरे धीरे ऐसे ही बदलाव की तरफ हरियाणा बढ़ रहा है और बढ़ जाएगा। 70 साल तो नहीं लगने वाला ना? नहीं, बहुत आप देखना। ठीक है संजीव जी, बात आपने सुनी अनु जी की पूरी। राष्ट्रवाद सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके बाद बाकी तमाम मुद्दे आते हैं। और जैसा मैंने अमित शाह के ट्वीट का भी यहाँ पर जिक्र किया, क्योंकि ट्वीट में उन्होंने विकास जोड़ा है लेकिन राष्ट्रवाद भी उसके साथ साथ जोड़ दिया है। तो क्या ये मान करके चले, धारा 370 का जिक्र अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और बाकायदा चैलेंज कर रहे हैं कि भाई अगर आपको लगता है गलत है तो आप भी बोल दो कि वापस आप आएंगे और 370 को दोबारा ले आएंगे। क्या राष्ट्रवाद लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी अहम मुद्दा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि जिस तरह से एक जांचा परखा और सफल रणनीति उनकी लोकसभा में कामयाब रही। सर संजीव जी, एक मिनट रोक रही हूँ, आपको दोबारा आपके पास आऊंगी। मनोहर लाल खट्टर से हमारे सहयोगी ने बात किया, क्या कुछ उन्होंने कहा वो आप पहले सुनिए। देखिए, तो बिल्कुल चुनाव मतलब इंडिया न्यूज हरियाणा, और इंडिया न्यूज हरियाणा ने पूरा प्रचार का दौर दिखाया। और अब हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो कि 2014 में जिनके द्वारा जो है इतिहास हरियाणा विधानसभा में रचा गया था, और इस बार यानी कि 2019 का जो रण है उन्हीं के चेहरे पर पूरे तमाम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचार किया गया। और ये चुनावी दौर जो है अब संपन्न हो चुका है, और अब पाला जो है वो गेंद जो है वो जनता के हाथ में है। ऐसे में जनता सशक्त लोकतंत्र की भागीदारिता में आज पूर्ण आहुति देने की तैयारी में मेरे साथ प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री और करनाल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर साहब मौजूद है। सर, वोट कास्ट करने जा रहे हैं, ये जो उत्साह है लोगों में, क्योंकि यहाँ पर कई वोटर्स भी हैं, क्या कहेंगे सर आज के दिन, क्या संदेश आप लोगों को दे रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज बहुत से वोटर्स जो चंडीगढ़ से चल करके या पंचकुला से चल करके हरियाणा में जहां जहां इनके वोट हैं इस ट्रेन के द्वारा जा रहे हैं। और मैं भी उसी कड़ी में इस जनशताब्दी से करनाल में अपना वोट डालने के लिए जा रहा हूँ। लगभग 2 घंटे के बाद अपना वोट डालूंगा। और लोकतंत्र का एक अच्छा प्रमाण है कि अच्छे से ज्यादा संख्या में लोग वोट डालें। पिछली बार जो है 76% था, मैं समझता हूँ इस बार लोगों में बड़ा उत्साह है, इससे भी ज्यादा बढ़ करके वोटिंग होनी चाहिए। 2014 के चुनाव की मैं बात करूं सर, एक साधारण व्यक्ति जो कि अमूमन साइकिल को घुमा करता था या प्रचार के दौर में नेताओं के लिए प्रचार करता था, एकाएक मुख्यमंत्री बनता है और अब 2019 के रण में अपने लिए वोट करने जा रहे हैं। जब 2014 में अपने लिए वोट किया था पहली बार सर, उस समय दिल में क्या चल रहा था, और आज 19 के लिए जब आपके चेहरे को आगे रखकर पूरा चुनाव लड़ा गया है तब दिल में क्या चल रहा है? देखिए, मैं तो 2019 का चुनाव मनोहर लाल खट्टर को आगे रख करके बीजेपी लड़ रही है। और 2014 में जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, बहुत से लोग चौंक भी गए थे कि कैसे मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी मिल गई है। संजीव जी, बात अपनी आप पूरी करें, राष्ट्रवाद की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, वीर सावरकर को भी अगर जोड़ लें उसमें तो शायद ठीक रहेगा, बताइए। जी, मैं वही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रवाद की लहर पे अपने सवार होकर जितनी अपार सफलताएं पाई, उनकी कोशिश रही है इस विधानसभा चुनाव में भी दोनों जगहों की वही चीज या वही मुद्दा आगे रख करके इसको
लेके चला जाए, और कमोबेश उनको सफलता दिखाई दे रही है। हालांकि यदि विपक्ष चाहे तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसके सहारे वो घेर सकती थी, चाहे वो महाराष्ट्र में तकरीबन 16,000। देखिए इस वक्त हम दिखा रहे हैं आदित्य ठाकरे सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे हुए हैं, आशीर्वाद यहाँ पर वो बप्पा का ले रहे हैं, और शायद ये खासियत है लोकतंत्र में, आप कितनी भी जीत की अपना हुकार भर ले और कह ले कि जीत तो हमारी होगी, लेकिन भगवान के दर पर जाना जरूरी हो जाता है, मत्था टेकना और उनका आशीर्वाद लेना जरूरी हो जाता है। और महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए तो खास करके कहते हैं कि बप्पा का आशीर्वाद अगर मिल गया तो फिर समझ लो कि जीत पक्की है। जिसके सर पर हाथ बप्पा ने रख दिया फिर उसको हराने वाला, डिगाने वाला कोई पैदा हुआ नहीं है। और वही तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। संजीव जी, क्या मिल गया बप्पा का आशीर्वाद? देखिए, महाराष्ट्र में आप जो तस्वीर दिखा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों के बीच में बड़े भाई और छोटे भाई की लड़ाई एक तरह से चल रही है। बहुत अहम तस्वीरें संजीव जी आ रही है, बार बार मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, माफ करें। ये देखिए नितिन गडकरी अपनी उंगली के निशान को दिखाते हुए और बता रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि वोट कास्ट अपना उन्होंने कर दिया है। और इस तरह के जो बड़े लोग सामने आते हैं, वो भी खास करके सुबह के समय, तो ये संदेश तमाम लोगों के बीच में भी जाता है कि सबसे अहम काम आज के लिए यही है। और देखिए वैसे भी सोमवार का दिन है, तो लोगों को ऑफिस जाने की जल्दी होगी, बच्चों को स्कूल को जाने, इसलिए ये सही है कि सुबह ही आकर के सबसे पहले आप मतदान कर दें और उसके बाद अपने दिन की आप शुरुआत करें। नितिन गडकरी को इस वक्त आप देख रहे हैं, और इतना नहीं शालिनी, आप ये देखें नितिन गडकरी अकेले नहीं है, सपत्नीक हैं और उसके साथ साथ उनके बेटा बहू भी, पूरा परिवार साथ में है। हाँ। और जैसा कि सुबह से शुरुआत हुई, मोहन भागवत ने शुरू की, उसके बाद अब नितिन गडकरी, और 10 साढ़े 10 के लगभग जो खबर आ रही है, देवेंद्र फडणवीस अपने परिवार के साथ नागपुर में ही अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ये बेहद उत्साहवर्धक तस्वीर है मनीष जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों में जरूर उत्साह भरेगा कि बड़े बड़े नेता जब बाहर निकल के वोट डालते हैं, ठीक है, अगर इनकी राजनीतिक दल से जुड़ाव है, नेता हैं, मंत्री हैं, तो ये डाल रहे हैं, अलग बात है। लेकिन ये चूंकि समाज को आगे लेके बढ़ते हैं, इनके कार्यकर्ताओं में इस तरह की भावना आती है कि हमारा नेता खुद बाहर निकल के सबसे पहले वोट डाला, तो पहले मतदान बाद में जलपान। और अब धीमे धीमे जलपान का वक्त हो भी रहा है मनीष जी, तो मुझे लगता है कि तमाम लोग जो अभी इंडिया न्यूज देख रहे हैं, ये संदेश हमारी तरफ से भी आप सभी लोगों को है कि जल्द से जल्द, देखिए बहुत वेट मत कीजिए कि अभी तो शाम तक का वक्त है, हम बाद में चले जाएंगे। जैसा मनीष जी ने कहा, पहले मतदान फिर जलपान, तो उसी का पालन करते हुए अभी भी अगर आप घरों में बैठे हैं या थोड़ा लेजीनेस आप दिखा रहे हैं तो आप बाहर निकलिए। राज जी, सवाल मेरा यहाँ पर आपसे, क्योंकि मुद्दों के ऊपर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी ने जो भी मुद्दे उठाए, लोकसभा में उठाए, अभी विधानसभा में उठा रही है, पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। कम से कम तमाम जो लीडर्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज यही दिखाने की, यही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वीर सावरकर को वो भारत रत्न देंगे, लोगों के मन में एक ये बात बैठ चुकी है कि बीजेपी ने जो कहा लोकसभा चुनाव में, आने के बाद तुरंत अमल में वो लेकर के आई। तो अगर विधानसभा चुनाव में कोई वादा कर रही है तो वो जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तुरंत उसके ऊपर अमल भी किया जाएगा। क्या ये बॉडी लैंग्वेज विपक्ष की दिखाई दे रही है? विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, क्या ठीक ढंग से वो मैसेज जनता तक दे पा रहा है? भाई बेरोजगारी मुद्दा है, अगर आप कह रहे हैं कि विकास के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये बात जनता समझ भी रही है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जनता को समझना और जनता को समझाना, जनता तक पहुंचना ये बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों अलग अलग इस समय राज्य हैं, उनके स्थानीय मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। अगर कुछ लोग बेरोजगारी कहते हैं, कृषि संकट कहते हैं, मगर इसके बना अगर हम दो अलग अलग मुद्दों को इस वक्त लेकर चले, मुझे लगता है मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो इस बात पर सहमत होंगे कि ये चुनाव इस समय 370, 35 से राफेल और बनाम कृषि संकट, बेरोजगारी, इस तरह से ये चल रहा है। अब हमारे नेताओं पर है कि हमारी आउटरीच कितनी पब्लिक तक हो जाती है, कितनी ज्यादा रैलियां बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स ने की हैं, कितनी ज्यादा रैलियां कांग्रेस या एनसीपी हम कह लें। अब इसमें भी बड़ा विचित्र है, इस बार जरा समझिए, इस पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा कहां है, जात पात मुद्दा कहां है? दो विषय इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जब आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो दोनों ही राज्य सरकारों पर कोई एक बड़ा आरोप विपक्ष यानी कांग्रेस या एनसीपी कोई लगा पाया, ऐसा नहीं है। इसके उलट भ्रष्टाचार का आरोप उन्हीं विपक्षी नेताओं पर लगा है। दोनों जगह देख लीजिए, मिर्ची के साथ स्कैंडल में आप प्रफुल्ल पटेल इस वक्त फंसे हुए, सफाई देनी पड़ रही है। उधर कुलदीप बिश्नोई जो बेचारे हरियाणा में कमान संभाले पड़े, उनके घर भी छापे पड़ गए। तो ये मामला भ्रष्टाचार का। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम मना रहे हैं। हमारा सबका संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम हमारे मत का उपयोग करें। मैं सबसे पहले सभी भाई और बहनों से आह्वान करता हूं
कि मैंने पूरे परिवार के साथ अभी वोटिंग किया है। आप सब लोग 6 बजे के पहले मतदान केंद्र पर आकर आपके मतदान का जो अधिकार है उसका कर्तव्य निभाइए और देश के लोकतंत्र को मजबूत करिए। इस चुनाव में मेरा पूरा विश्वास है कि पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो काम किया है, महाराष्ट्र में काम किया है और उसके साथ साथ देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र में काम किया है, उस विकास की तरफ देखते हुए महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और चुनाव के बाद आज तक की रिकॉर्ड ब्रेक विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और रिपब्लिकन अलायंस को मिलेगी और देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये मेरा विश्वास है। आज आपण लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव साजरा करतो आहोत। आपल्या सगळ्यांना लोकशाहीचा हा अधिकार आहे, संविधानिक अधिकार आहे, आपला मतदानाचा अधिकार बजावण्याचा। माझी सगळ्या भाऊ बांधवांना बहिणींना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या आज संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत येऊन आपल्या मतदानाचा अधिकार बजावणं हे आपलं कर्तव्य आहे। सगळ्यांनी निर्भीडपणे, निष्पक्षपणे तो बड़ी बात कही है यहाँ पर नितिन गडकरी ने। देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं, तो मतलब नाम की घोषणा यहाँ पर हो चुकी है और अब किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, फौरन लौटेंगे।